तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेनर रेडियंस के चैनल पर। तो आज मेरे टेस्ट का दिन था, तो मैं चला जाता हूँ सुबह-सुबह टेस्ट करवाने के लिए। तो लाल पैथ लैब में जो है टेस्ट करवाता हूँ दोस्तों मैं। और ये मैंने जो है यहाँ स्लिप कटवा ली है टेस्ट की हॉस्पिटल में आके। तो ये देखिए आप, जैसे कि 200 रुपये के टोटल टेस्ट है मैंने जो करवाए हैं आज। वो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन और साथ में रैंडम ब्लड शुगर। ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ मैंने सैंपल दे दिए थे जो है यूरिन और ब्लड के, और उसके बाद अभी हमने सैंपल दे के हम चल पड़ते हैं बाहर। हॉस्पिटल से अभी हम बाहर निकलेंगे। तो ये देखिए मतलब जो रूटीन चेकअप है वो आपका डॉक्टर, जो जैसे डॉक्टर बोलते हैं मतलब आपको उस तरह से करवाते रहना चाहिए। तो क्योंकि अभी जो मैं 1 साल 2 महीने मेरे पूरे हो चुके हैं इस तरह से। और अपनी पानी की बोतल भी हमें हमेशा साथ में रखनी चाहिए, मतलब जो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे आप देख सकते हैं कि कितनी धूप है इधर। और यहाँ पे जो है मतलब डिहाइड्रेशन की कोई इशू नहीं रही, इसलिए पानी की बोतल हमेशा साथ में रखनी चाहिए। और क्योंकि दवाई भी मतलब लेनी होती है अपने को 10 बजे, तो मेरे को जैसे टैक लेवल का सैंपल देना, तो इसलिए पानी की बोतल अपने साथ ही रखता हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका हूँ और अभी मैं जाऊँगा जो टैक लेवल का सैंपल देने हैं। और इस रिपोर्ट की जो आएगी, आज जो मैंने सैंपल दिया है इसकी, वो 2 घंटे बाद आ जाएगी, जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट है उसकी। तो अभी मैं चल पड़ता हूँ यहाँ से आधार हॉस्पिटल से निकल के, मतलब सैंपल वगैरह दे के जो टैक लेवल का सैंपल देने जो है वो मतलब दूसरी लैब में देना था। ये देखिए यहाँ पे टैक लेवल का सैंपल दे दिया मैंने। और जो इसका बिल है वो 935 का है इस बार, टैक लेवल का, जो मेरे को 10 बजे से मेरे को थोड़ी देर पहले देना होता है दवाई लेने से। तो जैसे दोस्तों मैंने अभी सैंपल दे दिया था टैक लेवल का, तो उसकी रिपोर्ट जो बेसिकली 2 दिन बाद आती है। तो इतने में देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इधर ना, जो मतलब अभी तक का मेरा जो ट्रेंड है ट्रांसप्लांट के बाद का, मतलब मेरे 6 अप्रैल 2023 को जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद से जो ट्रेंड चल रहा है, देखिए मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ रिपोर्ट्स का, बेसिकली जो क्रिएटिनिन वगैरह की है। तो इसके अंदर आप देखिए देख सकते हैं जैसे कि 13 मेरा 6 अप्रैल को ट्रांसप्लांट हुआ था। तो मैं 17 तारीख से मतलब जो मतलब डिस्चार्ज होने के बाद मैंने वो जो है रिपोर्ट मतलब मेंटेन करना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इधर जो 17 तारीख को है क्रिएटिनिन था 0.9 mg। और जो ये इधर टैक लेवल है, इधर ये बेसिकली टैक लेवल की वैल्यूज़ है। टैक लेवल स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप, मतलब हाई रहता है। जो 17 तारीख का है वो 16.6 है। और रैंडम ब्लड शुगर 139 थी। हीमोग्लोबिन देखिए आप 17 तारीख को जो था वो बेसिकली 11 था। और 17 तारीख की मतलब मेन यही जांचें जो मैंने करवाई थी वो रिकॉर्ड कर ली थी इसमें। और उसके बाद देखिए ये मतलब टोटल क्रिएटिनिन का जो ट्रेंड है वो 0.91, 0.9, 0.91, 1.12। ये जो हमारी यूनिवर्सिटी की लैब है, बेसिकली इट्स नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज एज यू नो डेट गवर्नमेंट लैब्स, इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलना है इसके बारे में। ठीक है। और ये देखिए मतलब जो क्रेटिनिन है लगभग 1, 0.93, 0.93, 0.79। ये जो बाकी ये लैब जो है लाल पैथ लैब के अंदर करवाए गए हैं जो भी। और इसी तरह आप जो टैक लेवल का भी देख सकते हैं इसके अंदर, जो पहले 16, फिर 17, 16, 11.8, 9.9, जो स्टार्टिंग के बेसिकली जो इनिशियल है वो जो है टैक लेवल हाई रखा जाता है। बेसिकली जो एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट के अंदर पर्टिकुलरली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये देखिए मतलब मेदांता में 0.9 था जो स्टार्टिंग में वहाँ पे डिस्चार्ज के टाइम। फिर ये 28 सितंबर को करवाया, उस टाइम भी 0.9 आया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो क्रेटिनिन है मतलब कंट्रोल में है 0.93, 1.2। ये जो एचयू की लैब है उसी के अंदर है। कि पता नहीं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं भाई, बताते तो वो है नहीं, गवर्नमेंट लैब जो रहेगी। उसके बाद देखिए आप जो मतलब लेटेस्ट रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आ गई है उसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए यूरिन के अंदर जो भी एचयू है मतलब शुगर पॉजिटिव दिखा रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट द रीज़न बिहाइंड दिस। और जो ट्रांसप्लांट के बाद एक कईयों को लिपिड का भी, वो लिपिडीमिया, हाइपर लिपिडीमिया जिसे बोलते हैं, वो भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो स्टार्टिंग में मतलब 21 जुलाई बेसिकली 3 महीने के बाद जो है ट्राइग्लिसराइड थी वो 4.49 थी, एज यू कैन सी हेयर। तो इसके बाद थोड़ा मतलब डाइट वगैरह पे कंट्रोल, योगा वगैरह करके 196 पे आ गई थी। और आप थोड़ी थोड़ी वापस बढ़नी स्टार्ट हो गई थी बीच में। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से मतलब ये काफ़ी चार्ट मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड भी करवाए गए थे बीच के अंदर, जो है एक ये देखिए आप, ये अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं बेसिकली
21 जून का, 3 महीने बाद का अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर नॉर्मल था, थोड़ा सा बस फैटी लीवर था, जो आप ये इधर एप्पल देख रहे हैं। तो इसके अंदर फैटी लीवर था, ये मतलब खाने पीने से ही हो जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद क्या है दोस्तों की भूख वगैरह आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा लगने लगती है, तो इस टाइप से ना, इस तरह से। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 6/11 को हुआ था, मतलब लगभग 6 महीने के बाद हुआ था। ठीक है, उसके अंदर भी मतलब वही फैटी लीवर, बाकी चीज़ें नॉर्मल थी। उसके बाद जो 8 अप्रैल को हुआ था, मतलब जब 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके अंदर आप इधर देख सकते हैं, ये जो है वो भी नॉर्मल था। इसके अंदर थोड़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस था। इसका वजह क्या था कि जो डिस्टिंक्ट ओवर डिस्टिंक्टेड यूरिनरी ब्लैडर, इसका मतलब है कि क्योंकि उस टाइम मतलब अल्ट्रासाउंड से पहले क्या होता है कि वो आपको पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, मतलब प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कई बार थोड़ा बैक मार जाता है यूरिन ना, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उस टाइम पे। तो इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस था, इसका मेन रीज़न वही था, और कोई इसका अदर रीज़न नहीं था। बाकी किडनी की जो है साइज एंड शेप नॉर्मल थी, कोजेंसिटी यानी कि उसमें ब्लड सप्लाई नॉर्मल थी। और एक उस दिन करवाया था जो डोपलर करवाया था बेसिकली 1 साल के बाद, भाई जो उसके अंदर वेन वगैरह उनका साइज़ वगैरह सही है या नहीं है, तो उसके अंदर कोई स्टेनोसिस नहीं थी। स्टेनोसिस का क्या मतलब है कि जो नसें सप्लाई करती है खून किडनी के अंदर, और जो किडनी से बाहर लेके जाती है, उनकी जो है मतलब उसके अंदर सिकुड़न, स्टेनोसिस का मतलब होता है सिकुड़न नहीं थी। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और थायराइड जो था मतलब वो भी देखिए बिल्कुल नॉर्मल, आप इधर देख सकते हैं थायराइड की वैल्यूज़ है। और विटामिन डी जो है वो थोड़ा कम था, क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल के अंदर भी अगर हम जो है चेकअप वगैरह करवाते हैं ना विटामिन डी का, तो वो भी मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि आप आजकल का जो है लाइफ स्टाइल ही कुछ इस तरह का हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए विटामिन के टेस्ट थे कुछ करवाए थे बीच में। और मेन तो यही है, देखिए पीटीएच की भी कई लोगों को वैल्यू मतलब हाई रहती है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के टाइम क्या है कि ट्रांसप्लांट से पहले एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है कि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दो जो आपके मिनरल है, इनका क्या होता है कि आपका ना मतलब मिसबैलेंस हो जाता है किडनी की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से। तो जो पीटीएच हार्मोन है बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करता है कि आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको इंक्रीज करने करता है, मतलब कि जो बोन का एब्जॉर्प्शन, जो बोन हमारे ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है ना, वो उसको कम कर देता है। और जो ब्लड के अंदर है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है पीटीएच। तो पीटीएच जो है किडनी फेलियर के टाइम पे हाई इसलिए रहता है, क्योंकि जो हमारी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता रहता है जो कैल्शियम है, और ब्लड के अंदर उसकी वैल्यू कम होती रहती है कंटिन्यूसली। तो इसलिए क्या है कि जो पीटीएच है वो बेसिकली काम इंक्रीज कर देते हैं हमारी बॉडी नेचुरली की, ताकि जो ब्लड के अंदर है कैल्शियम लेवल वो मेंटेन रह सके। इसी वजह से पीटीएच की वजह से बोन अगर एब्जॉर्ब कम करने लगेगी तो आपकी बोन जो है वीक होने लगेगी। हाई पीटीएच की ये वैल्यू, ये होता है मतलब रीज़न। और जो डिक्रीज करता है हमारे कैल्शियम को वो होता है कैल्सिट्रोल हार्मोन, होता है ये भी एक तरह का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्सिट्रोल की वजह से जो कैल्शियम लेवल है वो ब्लड में कम होते हैं। तो ये दोनों मतलब एंटेगोनिस्टिक हार्मोन बोल सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, विपरीत, है ना। तो इस तरह ये देखिए डेटा था, मतलब आप लोग भी अपना डेटा मेंटेन कीजिए जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। और ट्रांसप्लांट से पहले का डेटा भी है, लेकिन वो मतलब नोटबुक में है, वो आपको किसी और वीडियो में दिखा देंगे। ये देखिए ना, मतलब इस तरह से मेंटेन करना चाहिए डेटा वगैरह। देखिए सोडियम, पोटेशियम, सीआरपी, मतलब जो इन्फ्लेमेशन को देखते हैं हम इसके थ्रू। हीमोग्लोबिन का ट्रेंड इसके अंदर जैसे देखने की, देखिए ट्रांसप्लांट के टाइम क्या था, ये 11 था। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके अंदर आपको दिखाते हैं जो दूसरा ट्रेंड है अभी, मतलब कितना होगा करंट में। तो बेसिकली अब आपको जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मेरी वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये थी टैक लेवल की रिपोर्ट, जो मैंने 6 तारीख को सैंपल दिया था। और इसकी जो रिपोर्ट है वो आ गई है अभी 7 तारीख को, नेक्स्ट डे मतलब आ जाती है रिपोर्ट। तो इसके अंदर जो है टैक लेवल दोस्तों वो आया था 5.33, यानी 5.33, ये टैक लेवल की वैल्यू है। और चूंकि मेरे ट्रांसप्लांट मतलब मोर देन 1 ईयर हो चुका है मेरे को भी, तो ये मतलब नॉर्मल वैल्यू हम कह सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई वगैरह भी सेम ही रखी। दवाई भी आपको दिखाएंगे अभी मेरी करंटली कितनी चल रही है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं एक बार ना, मतलब कि कितना होना चाहिए नॉर्मल वैल्यूज़। और ये देखिए आपको पहले मतलब दो मेथड होते हैं टैग लेवल को मेज़र करने के। एक ये LCMS MS, ठीक है, ये मतलब मोस्ट सेंसिटिव मेथड माना जाता है। और एक और होता है जो मेथड है, उसका नाम था ये CLIA, ये इम्यूनो ऐसे होता है। तो इन दोनों की ना रेंजेस भी अलग होती है, और जो इनकी मतलब रिजल्ट है वो भी अलग आते हैं। तो मतलब एक ही मेथड पे कंटिन्यू करना चाहिए जो पेशेंट को ना, भैया तो आप यही करवाओ कंटिन्यू, जैसे लाल पैथ लैब ये यूज़ करता है तो मैं लाल पैथ लैब में लगभग सैंपल देता हूँ, या बाई चांस कभी मेदांता में दे देता हूँ। तो
मेथड वाइज मतलब इनकी रेंज जो है वो डिफर करती है एक दूसरे से। तो इसके अंदर देखिए इंटरप्रिटेशन में क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेडियाट्रिक पेडियाट्रिक मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना, मतलब 18 साल से कम होते हैं, तो उनके लिए क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती है। अगर 0 से 3 मंथ के अंदर ये हमें मेंटेन करना पड़ता है 10 से 12 ये यूजी पर लीटर के हिसाब से। और अगर 3 से 6 महीने फिर 8 से 10 आ जाता है, और 6 से 12 महीने में इसको 6 से 8 तक मेंटेन करना पड़ता है, और 1 साल के बाद ये 4 से 7 के बीच में कंटिन्यू मेंटेन रखते रहना पड़ता है। और जो एडल्ट है मतलब जो 18 साल से ऊपर है, वयस्क है, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पहले 6 महीने तक हमें जो टैक लेवल की नॉर्मल रेंज है वो 8 से 10 के बीच में रहनी चाहिए। और 6 से 12 महीने के बीच में इसको 6 से 8 रखा जाता है। और 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो 4 से 6 के बीच, जैसे मेरा 5.33 है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल रेंज के अंदर है। और 5 साल से ज़्यादा जिनको ट्रांसप्लांट के हो जाते हैं तो उनका टैक लेवल 3 से 5 तक भी नॉर्मल रहता है, मतलब 3 से ऊपर रहना चाहिए, 3 से कम तो नहीं आना चाहिए। टॉक्सिक रेंज है ग्रेटर देन 20। टॉक्सिक रेंज में क्या होता है कि मतलब जब आपको टेक्रोलीमस टॉक्सिसिटी के सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हाथ में मतलब कंपन होना, ट्रेमर्स आना ना हाथ के अंदर, और जो है मतलब आपको नींद ना आना भी हो सकता है इसका एक जो सिम्टम है। और टॉक्सिसिटी मतलब क्रिएटिनिन भी कभी कभी बढ़ जाता है ना टॉक्सिसिटी के अंदर। ये आपको लीवर ट्रांसप्लांट किया यहाँ, इसके ऊपर हमें जानने की मतलब कोई अच्छा नीड है नहीं। तो देखिए वही दो ही मेथड है, तो इनके अलग अलग वो रहता है जो है रेंजेस है। और जो टेक्रोलीमस की कंसंट्रेशन और किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ ट्रांसप्लांट, भाई लीवर है या किडनी ट्रांसप्लांट है। उसके बाद एज एंड जनरल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है ये पेशेंट की, मतलब अकॉर्डिंग टू एज वेरी करता है ना, भाई काफ़ी लोगों को ज़्यादा डोज की रिक्वायर होती है, काफ़ी को कम लोग डोज में भी काम चल जाता है एज के हिसाब से। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब है कि आप टेक्रोलीमस के साथ और कौन सी दवाई चल रही है भाई। कुछ लोगों की माइकोफिनोलिक एसिड चलती है, तो कुछ लोगों की जो है वो एजीथायोप्राइन चलती है। उसके बाद है इनटेक ऑफ ड्रग विद मील, मतलब कुछ लोग जो रोटी खाने के साथ साथ ले लेते हैं खाना, वो दवाई वो है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और टाइम पोस्ट ट्रांसप्लांट, इस पर तो डेफिनेटली डिपेंड करता है, भाई जितना आपका लंबा समय होगा उतना ही आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कम जरूरत पड़ती है ना। ये इस तरह से मतलब टैक लेवल की रिपोर्ट थी। तो अभी आपको दिखाते हैं जो उन्होंने बाकी टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट भी आ गई थी, उसकी वो रिपोर्ट तो बेसिकली उसी दिन आ गई थी। ठीक है, जैसे 6 तारीख को सैंपल दिया था 8 बजे सुबह, 9 बजे के करीब, और 10:30 के बाद इसका वो आ गई थी। तो ये देखिए आप यूरिन एग्जामिनेशन इसके अंदर देख सकते हो, एब्सोल्युटली नॉर्मल है यहाँ पे। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पीएच है, मेन तो इसके अंदर जब आप क्या देखते हैं कि प्रोटीन्स लीक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इसके अंदर जो आप प्रोटीन देख सकते हो टोटली नेगेटिव है इसके अंदर, है ना। और जो इसकी बायो रेफरेंस रेंज है वो भी नेगेटिव ही होनी चाहिए, और एक ग्लूकोज आपका नहीं आना चाहिए, ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके अंदर आरबीसी वगैरह नेगेटिव है। पस सेल बेसिकली ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है कि आपके शरीर के अंदर कोई अभी सक्रिय जो है कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, एक्टिव इन्फेक्शन, है ना। तो ये पस सेल भी नॉर्मल है, एपिथेलियल सेल भी नॉर्मल है, ये एक दो तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। कास्ट भी नॉर्मल है, क्रिस्टल कुछ नहीं है, अदर्स मतलब कोई और पैथोजन वगैरह या कोई बैक्टीरिया वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं पाएगी यूरिन के अंदर, तो एब्सोल्युटली ये नॉर्मल रिपोर्ट है। लेकिन जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स होती है उसके अंदर क्या है, आरबीसी पॉजिटिव आती है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या ब्लड फ्लो होता है उनके मतलब जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो उसके अंदर कोई मतलब ऐसा डरने वाली बात नहीं होती। बट एल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन जो है ये पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि ये सिम्टम होता है आपकी किडनी डैमेज होनी स्टार्ट हो चुकी है। और डायबिटीज़ है तो आपको ये भी पॉजिटिव आ सकता है जो ग्लूकोज है। तो उसके बाद हम आगे की रिपोर्ट्स देखते हैं। अब ये देखिए जो हीमोग्लोबिन करवाया था, हीमोग्लोबिन 14.3 था, और जो मैंने लास्ट आपको टेबल में दिखाया था उसके ट्रांसप्लांट के डिस्चार्ज के टाइम पे जो वो था 11 था। तो ये देखिए हीमोग्लोबिन भी मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला अपना हार्मोन होता है ना जो किडनी रिलीज़ करती है, एक एराइथ्रोपोइटिन, तो वो मतलब अच्छे से काम करने लगते हैं। इसका मतलब किडनी सही काम कर रही है। ये देखिए ग्लूकोज थी, जो शुगर था, ब्लड शुगर 1110 था सुबह, जो है रैंडम ब्लड शुगर के अंदर 140 से डाउन नीचे होना चाहिए, जो इसकी नॉर्मल रेंज है, ये आप देख सकते हैं, यानी 70 to 140, और ये था 110 110। तो ये भी ठीक है, नॉर्मल है। क्रिएटिनिन आप देख सकते हैं 0.9 ही है, मतलब 1 साल 2 महीने के बाद भी क्रिएटिनिन स्टेबल है, मतलब जो ग्राफ्ट है, नई किडनी लगी है, वो जो है फंक्शन बिल्कुल मतलब नॉर्मल कर रही है। ठीक है, तो ये थी मतलब रिपोर्ट वगैरह। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी दवाई वगैरह डॉक्टर ने कौन सी लिखी है। तो जो भी करंट मेडिसिन्स है वो बेसिकली इसके अंदर मिलेगी आपको। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए आप जो भी मेरी करंट की मेडिसिन है वो ये चलती है, जो टेक्रोलीमस है, यानी कैप्सूल जो टेक्रोकोड मेरा चलता है बायोटेक कॉनकोड कंपनी का, वो 0.75 mg मॉर्निंग और इवनिंग में जो मुझे लेना होता है,
10 बजे जो मेरा मेडिसिन का टाइम होता है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को पता होता है कि एक फ़िक्स टाइम पे ही मेडिसिन ली जाती है, क्योंकि जो इसकी अपने अंदर एलिमिनेशन टाइम होता है ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट में 19 आवर्स का होता है। तो ये हमें मतलब हर 12 घंटे के अंदर लेनी होती है दवाई, सुबह 10 बजे और शाम को 10 बजे। और उसके बाद जो ये रेनोडेप एस वो 360 mg मेरी चल रही है अभी सुबह शाम। इसके अंदर माइकोफिनोलिक एसिड नाम का सोल्ट होता है। तो ये मेरी सुबह शाम मतलब एक एक गोली चलती है। और ये स्टीरॉइड जो है वाइसलोन की प्रेडनिसोलोन जो इसके अंदर सोल्ट होता है वो 5 mg चल रही है, एक ही टाइम लेनी होती है। और ये लास्ट में जो मेटोलार एक्सर देख रहे हैं, इसके अंदर मेटाप्रोलोल सक्सीनेट होता है बेसिकली जो सोल्ट होता है। और ये हाइपरटेंशन की मेडिसिन होती है, क्योंकि जो मतलब ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है, काफ़ी ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर मतलब हाइपरटेंशन का इशू पाया जाता है ट्रांसप्लांट के बाद भी, क्योंकि जब किडनी फेल होती है तो उस टाइम से हाइपरटेंशन डेवलप होना स्टार्ट होता है, क्योंकि किडनी ही जो है मतलब हमारा एक अंग है जो हमारे जो रक्तचाप यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जब किडनी फेल होती है तो उस टाइम पे जो रेगुलेट नहीं कर पाती है हमारी किडनी, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। और ट्रांसप्लांट के बाद जो स्टीरॉइड हम लेते हैं वाइसलोन, ये भी एक तरह से हाइपरटेंसिव एजेंट है, मतलब बीपी बढ़ाने का काम करती है हमारी बॉडी में। एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन ही होता है ना प्रेडनिसोलोन, जो स्टीरॉइड होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से मतलब बीपी भी बढ़ाता है और डायबिटीज़ भी करता है लोगों के अंदर। काफ़ी लोगों में पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ होती है ना, पीटीडीएम, पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ मेलिटस, तो वो भी मतलब इसी ड्रग्स की वजह से होती है जो ये मेरी वाइसलोन चलती है। लेकिन ये हमें मतलब लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। लेकिन जो स्टडीज़ है मेडिकल साइंस के अंदर, उसके अंदर एज सच कोई मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है कि भाई अगर हम वाइसलोन छोड़ देंगे तो भाई जो डायबिटीज़ वगैरह है वो कम हो जाएगी, है ना। और छोड़ने के बाद बल्कि क्राफ्ट के ऊपर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसके ऊपर। वो टेक्रोलीमस है, वो भी एक तरह का मतलब हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट है, मतलब ब्लड शुगर को बढ़ाता है और हाइपरटेंशन भी करता है। तो इन दोनों के यही मतलब साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपके कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो यार, ठीक है, क्योंकि जितनी हो सके मतलब अगर हेल्प की जाए तो बढ़िया है ना लोगों की। वो अगर सीकेडी पेशेंट हो तो नंबर बता देता हूँ मैं आपको, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरे नंबर है दोस्तों। अगर आप कोई भी मतलब डाउट हो किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, किडनी डिजीज़ से रिलेटेड, कोई एडवाइस मतलब क्या एक्सपीरियंस आपको जानना हो भाई ट्रांसप्लांट के बाद क्या कुछ रहता है, कितनी मेडिसिन चलती है, अगर फ्लक्चुएशन है क्रिएटिनिन के अंदर मतलब ट्रांसप्लांट के बाद, तो इसमें घबराने वाली बात तो वैसे कुछ होती नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप मतलब मेरे से कॉल पे यार पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो कॉल पता नहीं उठा पाऊँ या ना उठा पाऊँ, लेकिन ठीक है मैं कॉल बैक कर लूँगा ना। तो आप मतलब इस नंबर पे पूछ सकते हो मेरे से, कोई भी अगर आपका डाउट वगैरह है, इश्यू है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।